हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रमांशु आज अन एकेडमी के इस स्टूडियो से बीपीएससी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि हम बीपीएससी की तैयारी कैसे बहुत आसानी से कर पाएँ और सिलेक्ट हो पाएँ। इसके लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं पिछले बार 63rd बीपीएससी में 38th रैंक प्राप्त किए हुए भास्कर जी, और वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको अन एकेडमी और इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अन एकेडमी इस बीपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च करने वाली है, जिसमें हम एक अच्छे से और बड़े क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलके आपको बीपीएससी की बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग के साथ बीच बीच में बहुत सारे टॉपर्स भी आते रहेंगे, जो आपको बीपीएससी में कैसे हम आसानी से क्वालिफाई कर सकें, किन किन कमियों को अगर हम हटाएं तो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। मेरा छोटा सा परिचय में ये है कि मैं रमांशु, पटना में रमांशु जीएस क्लासेस के आप नाम से जानते ही होंगे। हम लोग वनडे एग्ज़ाम्स के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं और बहुत सारे बच्चे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे मटीरियल हम लोग के नाम से मिलते रहते हैं और हम लोग का उद्देश्य यही होता है कि कम मेहनत में, कम समय में और कम पैसे में कैसे हम बीपीएससी को क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए मैं अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूंगा, जिसके लिए हम भास्कर जी से बहुत सारी बातें करेंगे और आपके जो सामान्य प्रश्न हैं जो अक्सर आप लोग के दिमाग में और जहन में होती हैं उस पर हम बात करेंगे। तो पहले भास्कर जी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद सर, इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करने के लिए आपका और अन अकेडमी दोनों का स्वागत। भास्कर जी, आपको पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ कि आप 63rd बीपीएससी में क्वालिफाई किए और मैं आपके और अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। लेकिन कुछ प्रश्न हमारे भी हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं जो अक्सर क्लास में पूछे जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर ये बीपीएससी है क्या और कौन कौन से जॉब या पोस्ट इसमें शामिल हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। धन्यवाद सर। बीपीएससी, यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, यह एक कमीशन है जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए परीक्षाएं लेती हैं। लेकिन जब हम इसके मैं जिस सर्विस के बारे में आज बात करना चाहता हूँ वो सिविल सेवा परीक्षा के बारे में हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। और सिविल सेवा परीक्षा के तहत जो परीक्षाएं होती हैं उसके तहत जो पोस्ट्स जो स्टूडेंट्स पा सकते हैं, उनमें कुछ पोस्ट का विवरण इस तरह से है। सबसे पहला जो सबसे प्रतिष्ठित जो पोस्ट माना जाता है वह है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें अभी जो बहाली होती है वह वरीय उप समाहर्ता, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप चयनित होंगे। फिर बिहार पुलिस सेवा, जिसमें डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी। बिहार फाइनेंस सर्विस, जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, स्टेट जीएसटी जो होता है उसके रूप में चयन होगा। फिर सब रजिस्ट्रार, बिहार कारा सेवा, बिहार रजिस्ट्रेशन सेवा, बिहार एक्साइज सेवा। तो इस तरह करीब 16-17 या कभी कभी 20 भी पोस्ट इस तरह के होते हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर आपके रैंक के हिसाब से चयन होता है। इस परीक्षा में चयन होने के लिए जो मिनिमम डिग्री होती है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वह किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसकी डिग्री एक्सेप्टेबल हो उससे आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी विषय में। और आप एक बार ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, यदि आप उस उम्र सीमा, जो भी उम्र सीमा निर्धारित की जाती है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो आमतौर पर 21 साल होता है, तो आप किसी भी परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है भास्कर जी कि अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर सही समय क्या है बीपीएससी तैयारी करने का, किस समय हमें बीपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो इसके बारे में कुछ बताएं। यह सिविल सेवा जो परीक्षा होती है, इसका एक तरह से यदि देखा जाए, यदि मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात करूं, तो इसकी नींव तो आपके स्कूल के समय से ही पड़ जाती है। लेकिन कुछ लोग लेट भी स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने एक बार सोच लिया है कि आपको सिविल सेवा में ही जाना है, क्योंकि कई लोगों को मोटिवेशन कभी स्कूल में किसी आईएएस से मिलना होता है तो उससे मोटिवेशन मिलता है, कभी आप जिले में किसी कार्यालय में जाते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है। तो यदि आपने शुरू से स्कूल टाइम से ही यह ठान लिया है कि आपको सिविल सेवा परीक्षा में जाना है, तो जो भी आप स्कूल के पाठ्यक्रम होते हैं उसको उसी समय से अच्छे से पढ़िए। लेकिन एक आप डेडिकेटेड तैयारी की यदि शुरू करने की बात करें, तो आप जब ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं, तो उस समय से यदि आप अच्छे तरीके से गंभीरतापूर्वक यदि तैयारी शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स का जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद उम्र भी नहीं होती है, तो यदि आप 1 साल का गैप लेते हैं और ग्रेजुएशन सेकेंड थर्ड ईयर से तैयारी यदि अच्छे तरीके से शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है आप अपने पहले प्रयास में, जब भी आपका उम्र होता है, तो आप सफलता पा सकते हैं। तो जो सबसे अनुकूल समय होता है, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के समय से आप तैयारी शुरू करना चाहें। कई लोग यदि लेट शुरू करना चाहते हैं तो खैर उसकी तो कोई समय सीमा नहीं होती है, लेकिन यदि आप बिल्कुल फ्रेशर के तौर पर आप
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सर मुझे लगता है ग्रेजुएशन के समय से। ओके ओके भास्कर जी, बहुत अच्छी बात। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, जो बच्चे शुरू करने वाले हैं जी तो थोड़ा सा उनको बीपीएससी लेकर ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि ये कितने चरणों में परीक्षा होती है, जी। थोड़ा सा उसके बारे में बता दें आप। ये सिविल सेवा परीक्षा जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाती है, इसमें 3 चरण होता है। जो सबसे पहला चरण होता है वह प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जिसे हम पीटी या प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चंस का प्रश्न पत्र आता है, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आप मुख्य परीक्षा जिसे मेंस एग्ज़ाम कहते हैं उसके लिए चयनित होंगे। और मुख्य परीक्षा रिटन होता है, उसमें आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। 2 जीएस का अभी जो वर्तमान पैटर्न है उसमें 2 जीएस का सब्जेक्ट होता है। तो ये मुख्य परीक्षा होता है, और जब आप मुख्य परीक्षा में चयनित हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार का दौर होता है। साक्षात्कार में चयनित होने के बाद आपका अंतिम रूप से चयन होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी तैयारी करने वाले मैक्सिमम जो बच्चे हैं जी वो बिहार से, कुछ झारखंड से भी हैं, और ईस्टर्न यूपी के बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं। और इसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है, और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। जी। तो क्या उनके लिए इसमें क्वालिफाई करना आसान है या कठिन है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर मुझे लगता है सिविल सेवा के परीक्षा में सबसे पहले तो मीडियम या जो क्षेत्र होता है, पृष्ठभूमि होता है, वह कोई बैरियर नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं ही यदि कहूँ तो मैं स्वयं बिहार से आता हूँ, बिहार के एक छोटे से जगह से आता हूँ। पूर्णिया जिला में सुखसेना हमारा गांव है। हम वहाँ से कहीं ना कहीं जो है सो निकल कर आगे आए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, कंपटीशन के इस दौर में क्या है कि चूँकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप जितनी क्वालिटी एजुकेशन आप जो है सो हासिल करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। लेकिन हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो बिल्कुल रूरल पृष्ठभूमि से आते हैं, हम भी रूरल पृष्ठभूमि से ही आते हैं, और माध्यम कोई भी हो, लेकिन आप उस माध्यम में यदि अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं, और उन किताबों के, उन पुस्तकों की चीज़ों को यदि आप एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करते हैं, आप लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। इसमें मीडियम कई सारे मित्र हैं, जैसे मैं अभी जेएनयू में पढ़ता हूँ। जेएनयू में हमारे एक अनुज हुआ करते थे, गंगा सिंह, उन्होंने 30वीं मतलब यूपीएससी के परीक्षा में 30वीं स्थान हासिल की थी। उससे पहले भी कई लोग हुए हैं जो कि यूपीएससी तक के परीक्षा में अच्छी अच्छी रैंक्स हासिल किए हैं। उनका मीडियम हिंदी था, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। मीडियम हिंदी था, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, फिर भी चयन हुआ। बिहार में तो हिंदी प्रमुख भाषा है, तो उसमें तो बिल्कुल अभी भी जो सर्वाधिक चयन हो रहा है वो हिंदी भाषा से ही हो रहा है। तो आप इसके लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़ें, ताकि आपको कहीं सामग्री की कठिनाई ना हो जाए, सामग्री की कमी ना हो जाए। अक्सर भास्कर जी, बच्चे हमसे ये भी प्रश्न करते हैं कि सर, क्या कि बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो क्या हिंदी मीडियम में आसानी से अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? हो सकता है कि इंग्लिश पेपर, लेकिन आजकल ऑनलाइन के दौर में मुझे लगता है कि हम आसानी से पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, बिल्कुल। ठीक ठीक। चलिए, इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा इसके बारे में कि जब हम सेकेंड स्टेज पे, अच्छा पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं कि प्री क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? मैं यहाँ पे एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा मित्रों से जो यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें मास एलिमिनेशन होता है। आपको यदि ज्ञात होगा तो पिछले परीक्षा में लगभग 10 लाख 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 5 लाख लोग अपीयर हुए थे, और उसमें से तकरीबन 10,000 लोगों का सिलेक्शन मेंस परीक्षा के लिए होता है। तो प्रीलिम्स वह पहला स्टेज होता है जिसमें आप चयनित होंगे तो आगे के स्टेज में जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी प्रीलिम्स परीक्षा में बरतनी चाहिए। प्रीलिम्स पास करने का सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका यह है कि आप सिलेबस को पहले अच्छे तरीके से देखें, और सिलेबस के एक एक बिंदु को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर मैंने अभी तक अपने अनुभव से पाया है कि बिहार के प्रीलिम्स में यदि आप देखेंगे तो एक खास तरह का पैटर्न होता है। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, 20-25 क्वेश्चन इतिहास से आता है, 20 क्वेश्चन तकरीबन साइंस से आता है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आता है, 10 क्वेश्चन मैथ से आता है। तो यदि आप इस पैटर्न को समझ लेंगे और उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। हम यदि हैफेजार्ड तरीके से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लिए, थोड़ा सा वो पढ़ लिए, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ने लगे, फिर हिस्ट्री पढ़ने लगे, तो इस तरह से क्या होगा कि आप किसी भी विषय पे आपकी मास्टरी, मतलब जिसे हम कहते हैं ना अनुभव, मतलब आप उस पर अच्छे से, मतलब आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से क्या होता है कि यदि पॉलिटी से फॉर एग्जाम्पल यदि कोई डीप क्वेश्चन पूछ देता है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने यदि प्रण ले लिया कि यदि हम पॉलिटी कर रहे हैं तो पहले पॉलिटी को पूरा कर लेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन वहाँ से आना है, तो
कभी भी आप पॉलिटी का क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। यदि करंट अफेयर्स आपने एक सोर्स से पढ़ना शुरू किया तो उसे कंप्लीट करें। ये ऐसा नहीं कि कभी इस किताब से पढ़ लिया, कभी उस पत्रिका से पढ़ लिया, कभी यूट्यूब देखने लगे, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप एक पत्रिका को फॉलो करते हैं तो वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, यदि चीज़ें छूट जाती है तो फिर अगले महीने के पत्रिका में उसे कवर किया जाता है। तो इसलिए आप अपने तैयारी को नियमित रखें। प्रीलिम्स के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार आप बोर हो जाएंगे, कई बार आपका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप कंसिस्टेंट रहें, पैटर्न को समझें। बिहार में जो है सो पुनरावृत्ति बहुत होती है, मतलब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें। चूँकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एग्जाम्स निरंतर हो रहे हैं, तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा भास्कर जी, आपने ये बात प्री के लिए बहुत अच्छी बताई। अगर अब हम मेंस में जाते हैं, मान लीजिए हमने प्री क्वालिफाई कर लिया, तो अब मेंस में जाते हैं, तो मेंस में हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें ऑप्शनल पेपर के रूप में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट हो जो हमें आसानी से क्वालिफाई करा दे। और तीसरा कि हमारा जो पीछे का पृष्ठभूमि है, हमने जिससे ग्रेजुएशन किया है, उसके उसमें कोई योगदान है कि नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से सर, मैंने पहले भी बताया था कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको एक वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता है। आमतौर पर मैं सलाह दूंगा कि आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है, यदि उस विषय को आप चुनते हैं अपने वैकल्पिक विषय के तौर पर, तो क्या होगा कि आपको कम मेहनत भी करना होगा और उस विषय पे कहीं ना कहीं आपकी पकड़ अच्छी रहेगी, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यह बातें थोड़ी सी सैद्धांतिक है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ही करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं में स्टूडेंट भी कम्पीट करते हैं और कई बार ऑप्शनल का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऑप्शनल जो है सो कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको थोड़ी सी इन चीज़ों को भी देखना होगा। आप पिछले ईयर के डाटा को देखिए कि मतलब जो है सो किस ऑप्शनल से कितने लोग अपीयर हुए, किससे कितना सिलेक्शन हुआ। जैसे मैं यदि अपने अनुभव पे, मैं ये निजी बातें बता रहा हूँ, ऐसा आप मतलब इसको मंत्र मत समझिएगा। जैसे ज्योग्राफी का एक तरह से देखा जाए तो हर साल जो है सो ठीक ठाक चयन होता है, जितने लोग अपीयर होते हैं उससे ज़्यादा मतलब उतने अच्छे लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ज्योग्राफी बिहार के लिए एक अच्छा वैकल्पिक विषय हो सकता है। जैसे मेरा जो वैकल्पिक विषय मैथिली लिटरेचर था, मैथिली लिटरेचर से भी मतलब ना तो बहुत अधिक चयन होता है, ना ही बहुत कम चयन होता है। जैसे कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जो कि किसी एक खास साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फिर पता चलता है कि अगले किसी साल में जो है सो उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कई छात्र जो है सो कोई आंदोलनकारी लगातार जो है सो चेयरमैन के साथ इस अनियमितता को लेकर जो है सो बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उससे हमें मुकरना नहीं चाहिए, जो वास्तविकता है। तो इसलिए आप जो है सो एक एनालिसिस जरूर करें कि किस वैकल्पिक विषय का जो है सो पिछले 2 4 5 सालों में जो है सो अच्छा चयन हो रहा है। जैसे मैं मानता हूँ कि जो साहित्य का जो विषय होता है, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, मैथिली लिटरेचर हो, इसमें चूंकि चीज़ें बदलती नहीं है, तो आपको स्टैटिक चीज़ें पढ़नी होती है हर साल, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है मार्क्स में, तो हमेशा एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी अच्छा है, हिस्ट्री से भी बिहार में चयन होता है। लेकिन हाँ, जो भी ऑप्शनल पढ़े, जब आपने ठान लिया है, अब फिर उस बात से आप ये मूव ना हो कि चलो हमने ये ऑप्शन ले लिया, अब तो लोग बता रहे हैं कि इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपने यदि ठान लिया, क्योंकि मेरे कई मित्रों का सिलेक्शन हुआ और मैंने देखा है, यदि उन्होंने ठान लिया कि चलो अब इसी ऑप्शनल से करना है तो होना है सिलेक्शन, आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कीजिए, आंसर्स की क्वालिटीज़ को बढ़ाइए, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, थिंकर्स को कोट कीजिए, तो ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं होता है कि जिसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छा भास्कर जी, एक चीज़ और, वैसे तो बच्चों का बहुत ही कॉमन प्रश्न है, क्योंकि जब भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तो उनके सामने जिनसे पूछने जाते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। वैसे तो मैं बच्चों को समझाता हूँ कि घंटे से ज़्यादा माने ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर कोई लड़का बीपीएससी की तैयारी करता है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिनिमम टाइम देना ही पड़ेगा। तो कम से कम कितना न्यूनतम समय हो ताकि वो एक निश्चित समय में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। शुरुआत में ये प्रश्न निश्चित रूप से बचकाना लग सकता है, लेकिन सर मैं ईमानदारी से बताऊं, जब हमने भी तैयारी शुरू की थी तो हमेशा मन में रहता था अच्छा टॉपर्स कितना घंटा पढ़ता होगा। तो संयोगवश ये अच्छा सौभाग्य रहा कि आज मैं खुद जो है एग्ज़ाम में मेरा चयन हो गया है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, ऐसा पढ़ने का कोई खास घंटा फिक्स नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर किसी भी परीक्षा में, चूँकि आप आज किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बिहार लोक सेवा आयोग मतलब चूँकि प्रतिष्ठित सेवाएँ आपको इससे मिलती हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है।
आप आम तौर पे मुझे लगता है, मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ, यदि आपको 1 साल बाद परीक्षा देनी हो तो आप यदि 6 से 7 घंटा हर दिन पढ़ रहे हैं तो यह काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा। यदि लेकिन ये नियमित तौर पे, उसमें फिर शनिवार नहीं आएगा, रविवार नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी हॉलीडेज़ पे, आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है कि आप सैटरडे संडे को ऑफ ले लेंगे। आपको 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना है तो हर दिन पढ़ना है। यदि किसी दिन छूट रहा है तो उसको कंपनसेट करना होगा। अब कुछ मित्र कहते हैं कि हम तो 17 घंटा पढ़ते हैं, 16 घंटा पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ ये बिल्कुल फिजूल बातें हैं। आप एक दिन 2 दिन 16 घंटा 17 घंटा पढ़ सकते हैं, जिस दिन अगले दिन आपकी परीक्षा हो। वो हम भी पढ़ते थे जब हमारा कॉलेज का एग्जाम होता था, या मान के चलिए मुख्य परीक्षा मेंस है, अगले दिन जीएस का पेपर है, तो उस दिन निश्चित रूप से हम 16 घंटा 17 घंटा पढ़ेंगे। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होता है। आप चाहेंगे कि एक सप्ताह तक हम 17 घंटा पढ़ लें तो यह आमतौर पर संभव नहीं होता है। आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आप फिर हो सकता है अगले 15 दिन बीमार रह जाए। तो ये अच्छी तरीका अच्छा उपाय नहीं है। आप इस तरह से सस्टेनेबल तरीके से पढ़ें कि आप लंबे समय तक पढ़ सकें। तो उसमें मुझे लगता है सर कि 6 से 7 घंटा यदि कोई अच्छे तरीके से पढ़े तो मोर देन इनफ होगा। भास्कर जी, एक प्रश्न अभी अभी मेरे दिमाग में आया, मैं सोचा कि आपसे डिस्कस ही कर लूं। जी जैसे बच्चे तैयारी करने जाते हैं तो कुछ बेसिक करंट अफेयर्स की किताबें होती हैं, जी इसके अलावा कुछ भारत सरकार बिहार सरकार की भी किताबें होती हैं। जैसे आप योजना की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र के पढ़ते हैं, फिर भारतीय बिहार का सर्वेक्षण पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपना मैक्सिमम टाइम इसी में देने लगते हैं, जी तो उनका जो बेसिक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ें छूटने लगती हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आज जब करंट अफेयर्स की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जी तो हमें इन सब चीज़ों का कैसे प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? जी सर, इस विषय में मैं फिर से एक बात बताऊंगा। यदि हम प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। आमतौर पर 20 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, 20-25 क्वेश्चन पॉलिटी में भी आता है, 20 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री में भी आता है। अब आप यदि दिन के 6 घंटा पढ़ रहे हैं और उसमें 4 घंटा यदि आप करंट अफेयर्स के लिए हर दिन दे रहे हैं, तो आपको आमतौर पे 2-2 घंटा देना चाहिए, क्योंकि यदि 20-20 क्वेश्चन सबसे आ रहा है तो 2-2 घंटा आपको देना चाहिए। यदि 6 घंटे का समय आप दे रहे हैं, उसमें यदि आप 4 घंटा दे रहे हैं तो ये मतलब बुद्धिमत्ता तो नहीं है ना। आपको एनालाइज करना होगा कि किस पोर्शन का वेटेज कितना ज़्यादा है और उस हिसाब से आप समय एलोकेट करें। फिर जहाँ तक गवर्नमेंट वेबसाइट की बात है, योजना की बात आपने की, पीआईबी की बात आपने की, तो फिर मुख्य परीक्षा में भी यदि हम देखेंगे तो यदि वर्तमान का पैटर्न देखें तो पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, लेकिन फिर आपको उसमें भी देखना होगा कि जो स्टैटिक पोर्शन है उससे कितना प्रश्न आ रहा है और जो है सो करंट अफेयर्स का प्रश्न है उससे कितना आ रहा है। हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर पढ़ें। मैं ये बोलूँगा कि इधर उधर भटकने के से अच्छा है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूँकि वो ऑथेंटिक होता है, उसकी यदि उसकी डाटा आप कोट करते उसका डाटा आप कोट करते हैं तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा। इसलिए ज़्यादा समय यदि आप दे भी रहे हैं तो उसमें दें, लेकिन आप इधर उधर ना भटके। आज बाजार में 25 तरह का मटेरियल अवेलेबल है सर, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, जो छात्रों द्वारा जो है सो पसंद किया जा रहा है, आप उन्हीं को माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और जो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जब हम लोग बहुत सारे मैगजीन पढ़ते हैं तो बच्चों से इंटरव्यू पूछा जाता है, तो उनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि आजकल कंपटीशन के दौर में कोचिंग की क्या यूजेज हैं। अब वैसे कोचिंग में भी दो तरह के आगे हैं, एक तो ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक कोचिंग के बारे में और प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा आप डिस्कस करें, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो। सर, कोचिंग की जहाँ तक बात है, फिर उस पे गुणवत्ता वाली बात आती है। आप कोचिंग भाग दौड़ कर वहाँ ना चले जाएं जहाँ पे जो है सो मतलब मार्केट में चूँकि बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है किसी कोचिंग का, लेकिन जो है सो उसमें गुणवत्ता नहीं होती है, तो ऐसे कोचिंग में जाने से बचना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है, भटकाव बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे आज 50 तरह के चैनल हैं, सब क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन, हमारे वहाँ से इतना सिलेक्शन। आपको देखिए, जो ऑफलाइन मटेरियल है ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, या जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब वो आपको पढ़ना ही है, आप आज पढ़े कल पढ़ें। कुछ व्यक्ति चयनित हो सकते हैं शॉर्टकट अपना के, लेकिन वह जो है कि सस्टेनेबल तरीका नहीं होता है। वह आप बता नहीं सकते हैं कि मैंने ये किया तो इससे मेरा चयन हो गया। लेकिन जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको यह ध्यान में देखना होगा, थोड़ा एनालिसिस करना होगा। आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जा रहे हैं, आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है भविष्य में। तो आप जब मार्केट में किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एक एनालिसिस करें कि किस कोचिंग से रिजल्ट सच में हो रहा है। ये नहीं कि मतलब जो है सो आप दीवारों पर पोस्टर देख रहे हैं कि हाँ 25 लोगों का 50 लोगों का इससे सिलेक्शन हो गया तो चलो इसमें सीधा सीधा जो है सो ले लें। आप उसके सामग्री को देखिए, आप उनके टीचर्स के बारे में जानिए। कोचिंग कभी भी ख़राब नहीं होता है, कोचिंग अच्छा होता है। आपको कम समय में, कई लोगों को समय की कमी होती है, कई लोगों को अनुभव नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो है सो कोचिंग एक बहुत बेहतर विकल्प होता है कि आपको लिमिटेड समय में बहुत मतलब क्वालिफाइड लोगों के, बहुत अनुभवी लोग जो है सो आपको अच्छी जानकारी देते हैं। लेकिन हाँ, अच्छे कोचिंग का चयन बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, एक मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जी
निश्चित रूप से हम लोग के जो आर्थिक परिवेश हैं, जो भी हम लोग के आर्थिक साधन है वो काफ़ी कम है। तो कई जगह मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि सर कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग पे नहीं कर सकते। तो ऐसे में जहाँ पे अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जैसे हम लोग का अपना अन अकेडमी का है, हम लोग ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही कम पैसे में लोगों को अच्छी क्वालिटी दे। जैसे आप हमारे पास आए हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग और भी टीचर्स हैं जो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को कम पैसे में ही वो सारी क्वालिटी दे दें। तो मैं ऐसे में चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे अन अकेडमी के बारे में, इस तरह के प्लेटफॉर्म के बारे में, और ये गांव में बैठे हुए बच्चे के लिए कितना लाभदायी होगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, मैं तो कहूँगा अन अकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म पढ़ाई के क्षेत्र में एक क्रांति से कम नहीं है। ये क्यों क्रांति से कम नहीं है? बिहार की मैं यदि बात करूं तो बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है, सुदूर क्षेत्र है। लोग जो है सो पटना तक आने से हिचकिचाते हैं, दिल्ली जाने की बात तो दूर की छोड़िए। और फिर जैसा कि आपने बताया, मॉनेटरी बैरियर होता है, लोगों के पास अर्थ की कमी होती है। तो उस स्थिति में अन अकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म काफ़ी कम, जैसे मैं खुद यहाँ अन अकेडमी में कोशिश करूँगा कि कुछ कोर्सेज़ पढ़ाऊँ, तो उसमें मैंने जो मुझे बताया गया है कि आप 6 से 7 हज़ार के रूप में 6 से 7 हज़ार रुपया पे करके पूरे साल भर में बीपीएससी के टॉप एडुकेटर्स से सर होंगे वहाँ पे, मेरे जैसे और भी कुछ टॉपर्स होंगे, उनसे जो है सो आप टॉप क्लासेस जो है सो पा सकते हैं 6,000 में रुपये में पूरे साल भर का। आप यदि आमतौर पर दिल्ली में, चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यदि आप किसी कोचिंग में एडमिशन के लिए जाते हैं, कम से कम आपको 30,000 40,000 रुपये पे करना होता है, और वो कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जैसे आप जुड़ते हैं तो आप मेरी कोर्स तो पढ़ ही सकते हैं, वहाँ पर कुछ रिनॉन टीचर्स भी पढ़ाते हैं, जैसे आपने मृणाल सर का नाम सुना होगा, रोमन सैनी सर का नाम सुना होगा। आप उन सब के वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं, आपको जिनका वीडियोस पसंद आता है वहाँ से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह जो डिजिटल क्रांति है ना, उसमें तो अन अकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म या इस तरह का और भी यूट्यूब चैनल यदि चल रहा है तो यह निश्चित रूप से आपके लिए वरदान है। हर गरीब पृष्ठभूमि के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, ऐसे तमाम बैरियर्स को तोड़ के जो है सो आप इस प्लेटफॉर्म पर जो है सो शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ आज किस प्रकार हमने बीपीएससी की तैयारी शुरू की जाए, उसके लिए हमने टॉपर से बात किया। और यही नहीं, अन अकेडमी पे जितने भी आपके एजुकेटर्स आएंगे, यहाँ पे एजुकेटर्स कहा जाता है, जिसको आप टीचर या सर कहते हैं, उनको यहाँ पे एजुकेटर्स कहा जाता है। और अन अकेडमी का ये प्रयास है कि बिहार के और भारत के जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनको यहाँ पे लाया जाए, और ये सुविधा बच्चों को गांव-गांव तक पहुँचाई जाए और कम पैसे में पहुँचाई जाए। तो हमारा ये बीपीएससी का सेशन अभी शुरू होने वाला है, और आप सभी लोग इसमें बहुत ही कम पैसे में और बहुत प्रॉपर गाइडेंस पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी कोई भी क्वेरीज होगी उसका आपको समय समय पे आंसर हम लोग देते रहेंगे। साथ ही पे समय समय पे बहुत सारे टॉपर्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के टीचर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और आप बहुत आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इसको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। तो मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आने वाला समय आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपने एक लाइन सुना होगा कि मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। हम लोग मेहनत से हर मुश्किल मुकाम को बहुत आसानी से पालेंगे। इसके साथ ही साथ मैं इस अन अकेडमी स्टूडियो से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ भास्कर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला और हम लोग के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भास्कर जी। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका भी धन्यवाद, अन अकेडमी का भी धन्यवाद कि मुझे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।